आज हम लोग फिर कंटिन्यूएशन में अपना एक नया एपिसोड लेकर आए हैं। और आज हमारा जो आज का एपिसोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कोई सेशन नहीं है और परफॉर्मेंस नहीं है, मगर फिर भी कुछ परफॉर्मेंसेस होंगी। अब आप सोचेंगे ये क्या झोलमाल है भाई, देयर इज समथिंग। सो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। हम सोल सिस्टर्स हैं, बायोलॉजिकली सिस्टर्स नहीं हैं, जन्म जन्म का नाता है हमारा, एंड दैट इज अदिति। तो अदिति प्लीज यहाँ आ जाए। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और मैं आपका तारुफ यहाँ पे करवा दूँ। So this is Aditi. Hi. Hello everyone. Good to see you all. अदिति जी जो है वो बहुत सालों से थिएटर कर रही हैं। इनकी जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, it's multi talented. She is multi talented. She is a dramatist. She is a playwriter. She is a voice over artist. और पता नहीं कितने सारे काम करती हैं। आप देख तो इन्हें रहे ही है कि ये कितनी खूबसूरत है। लंबी चौड़ी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाकी है, रुक जाइए। okay. और अभी शी इज अ टेलीविजन एंड रेडियो प्रेजेंटर, एफएम पर काम कर चुकी है। इसके अलावा ये एफएम के ऊपर प्रोड्यूसर, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, यस शी इज प्रोग्राम हेड। ओके, प्रोग्राम हेड। देखो भाई, रिश्ता हमारा दिलों का है, पोजीशन मुझे याद नहीं रहती है, हमारी भी शादी भी नहीं है। सो शी इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। तो हम आपका वेलकम करते हैं फॉर्मली। मुझे अजीब सा लगता है, बहुत 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 शुक्रिया। एंड सेम पिंच फॉर, गेस करो, सेम पिंच क्यों है भाई? भाई जो काम मैं करती हूँ, जो टैलेंट्स आपने मेरे गिनाए हैं, वो सब आप खुद भी तो रखती है। थोड़ा बहुत, पर आपके जितना मेरा परफेक्शन नहीं है। इक्वल बिल्कुल। ओके चलो। ऑलराइट, सो अदिति शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये आपकी सीट है। अच्छा, हम क्रॉस करके बैठे हैं। हाँ, क्रॉस करके बैठने वाले हैं। एंड दिस इज ये सब कोर्स। और हाँ, ये ऑथर भी है। और ये देखिए, इन्होंने कई किताबें निकाली हैं। इनकी पहली इट वाज फर्स्ट, सपनों की दहरी के उस पार, ये इनकी किताब है। और मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल। इस किताब में 4 हिंदी कंटेम्प्रेरी नाटक हैं, यानी कि समसामयिक नाटक। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं प्लेस किया करती थी, तो लगता था कि कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स हों जिनसे मैं रिलेट कर सकूं। इससे मैं ये नहीं कहना चाह रही कि जो नाटक मैंने किए वो अच्छे नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे अपनी जगह पर, लेकिन जैसा मैं सोच रही थी या जो चीजें मैं ऑब्जर्व कर रही थी, कुछ वैसा लिखने का मन था। और ईश्वर की कृपा रही कि सबने पसंद भी की किताब। ऑफ कोर्स। बहुत अच्छे इसके जो भी कुछ इसमें लिखा है, जो इसके प्लेस हैं, हम लोगों ने थोड़ी सी रीडिंग की रिहर्सल्स भी की। तो आप जब ये रिहर्स रीडिंग, शायद आपको जरूर मौका मिले, हमारी कोशिश रहेगी। तो वी आर गोइंग टू डू इट, सो लेट्स सी। चलिए हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं अदिति। बिल्कुल। या राइट। सो अदिति, अब आप ये बताएं कि आप इतनी सारे काम करती हैं। यार बहुत हो गया, आप या तुम बना इतने सारे। यार पता है क्या, कैमरा के सामने हो ही जाता है, क्योंकि हम टेलीविजन आर्टिस्ट हैं, हम प्रेजेंटर्स हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो तकल्लुफ साइड में चला जाता है। आप वैसे बात करना चाहते हैं जैसे आप अक्सर करते हैं। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ सॉल्व हो गई और मैं तुम पे आ गई हूँ, तो अब हमारा तकल्लुफ खत्म हो चुका है। बिल्कुल। सो अदिति, जब तुम शुरू से कब से तुम्हारा ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंक्लिनेशन है आर्ट में, ये स्टार्ट हुआ था? एक्चुअली स्कूल टाइम पे सिर्फ डांस किया करती थी, वो भी कहीं सीखा नहीं था फॉर्मली। फंक्शंस में कर लिया, टीवी पर देख के इमिटेट कर लिया। फिर एक बार मैंने नीना टिवाना जी का इंटरव्यू देखा था टीवी पर, दूरदर्शन पर। तो उसे देखकर मुझे लगा ये मैम जिस फील्ड की बात कर रहे हैं ना, ये तो मुझे भी करना है। पर क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये नीलबटे सन्नाटा, कुछ पता नहीं था। तो होते होते टीवी एंकरिंग करने लगी। टीवी एंकरिंग करते करते एक बहुत अच्छे हमारे सीनियर हैं, बहुत खूबसूरत काम करने वाले, उन्होंने कहा कि मैं नाटक कर रहा हूँ, नाटक करोगी? और बस स्टेज शुरू हो गया। फिर पता लगा कि भाई ये तो तिलस्मी दुनिया है कि अगर एक बार आप एंटर हो गए तो आप एक ही जिंदगी में कितने सारे किरदार और कितनी सारी जिंदगियां शिद्दत से जी लेते हैं। बिल्कुल। सो आई डिसाइडेड कि अपना जो काम करना है वो करते रहना है, बट जब जहां मौका मिलेगा अच्छा थिएटर करने का, देखने का भी
और करने का भी। तो वो मौका तो लपक के हथियाना है। तो बस Fantastic. चल रहा है थिएटर तब से। हाँ हाँ, तो थिएटर कर रहा है और फिर तुम ये जो है राइटिंग भी करती हो, डबिंग भी करती हो, मतलब एवरीथिंग ऑलमोस्ट जो एक आर्टिस्ट कर सकता है वो सब कुछ करती हो। तो ये राइटिंग कहाँ से मतलब रुझान आया? राइटिंग बहुत मैं क्या कहूँ कि बहुत फनी सा किस्सा कहूँ या बोरिंग कहूँ, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा। एक्चुअली मेरे पास, लोगों के पास डायरीज होती है, मेरे पास एक रजिस्टर होता था हार्ड बाउंड। ओके। तो उसमें मैं ना कुछ स्क्रिबलिंग किया करती थी, कभी कुछ कविताएं लिख ली, कभी कुछ छोटी छोटी स्टोरीज लिख ली, और किसी को दिखाती नहीं थी। तो मैं उन्हें रख लिया करती थी ना, आई वुड ऑलवेज थिंक कि नहीं नहीं, इसको किसी ने देख लिया तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी, और डर लगता था कि भाई पर्सनल हॉबी की तरह लिखना है। एक बार किसी को, सीनियर है मेरे, उन्हें मैंने वो रजिस्टर दिखाया, बहुत उनके इसरार करने पर, बहुत हिम्मत करके पहले फोन पर सुनाया, फिर लेकर गई, डरते डरते उनके सामने मैंने रखा। मैंने कहा ये सर ये है, तो बोले पढ़कर सुनाओ। तो मैंने कहा सर मतलब ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, आपके सामने मैं अपनी कविताएं, तो धृष्टता है ये, हिमाकत है ये। तो ये सर नहीं नहीं लड़की पढ़ो। देन आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरी गलतियां सुधारी, मुझे बताया कि नज्म क्या होती है, गजल क्या होती है, फ्री वर्स क्या होता है, और एक मीटर में लिखना क्या होता है। तो वो सारी चीजें उन्होंने मुझे समझाई। फिर ये बताया कि अगर कोई बात आपके दिल से निकलती है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप उसे कहकर या अपने हाव भाव से एक्सप्रेस करते हैं, या फिर आप लिख कर करते हैं। तो ये सारी विधाएं आजमाने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर मुझे अपनी दिल की बात किसी से कहनी है तो मैं सबसे बेहतर तरीके से उसे लिख के कह सकती हूँ। Absolutely. That's how it started. Absolutely. So आपका जो पहला मतलब हम लोगों का किसी का होता है कहकर, हाँ। बात करके, जैसे मैं बहुत ही वर्बल बनती हूँ। मतलब हाँ, इसे हम ये समझ सकते हैं कि तुम एक्सट्रोवर्ट हो हाँ और मैं एम्बिवर्ट हूँ। एम्बिवर्ट मतलब नए लोगों को शायद मुझसे मिलकर लगे अरे कितनी घमंडी है, बात नहीं कर रही है, लेकिन तुम्हें लगेगा कितना बोलती है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। हाँ, नहीं एम्बिवर्ट तो मैं भी हूँ, मैं कहूँगी, मगर क्या होता है कि आप कहते हैं ना पहले आपका ख्याल क्या होता है, तो मेरा वो बोलकर ही निकलता है। मैं अपने मन की बात है ना लिखूंगी भी, बट बोलकर मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूँ। हाँ, वो है मेरे साथ। पर मैं लिख कर ज्यादा, मतलब मेरे साथ तो ये भी होता है कि वो टिपिकल जोक्स नहीं बनते हैं हमारी जात पर, लड़कियों पर, औरतों पर, कि एक ओके के बदले में पेज भर के एसएमएस आएगा। तो मैं लिटरली करती हूँ, हाँ, मतलब I do that because I feel okay, अब मैंने अपना एक्सप्रेस कर दिया, अब तुम भले कॉल पर बोलो, भाई जो बोला है मैंने बोल दिया है। सो मेरे बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, मतलब अब सिंस हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मुस्कुराहट तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, वाह वाह वाह, लेकिन तुम्हारी हंसी भी बहुत क्यूट है और तरह तरह की हंसी है। तो okay, you know where I'm going, right? yes, And where we are reaching. yes. So तरह तरह की हंसी में से कुछ सैंपल्स हो जाए। अरे बाप रे, मैं यार इसके लिए प्रिपेयर तो करने देती ना। And you guys should really watch out, क्योंकि आपको सैंपल्स मिलने वाले हैं, आप कैसे कैसे हंस सकते हैं। नहीं, मैं ऐसे कोई बहुत सारे सैंपल्स नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं है, इम्प्रॉम्प्टू पूछ लिया बंदी ने। तो दोस्त ऐसे ही करते हैं। बड़े शैतान होते हैं। बट या हंसियाँ एक्चुअली क्या है, देखो हम लोग जिंदगी में हंसियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। हंसियाँ, ओके, हंसी नहीं, हंसियाँ। एक टंग इन द चीक वाली हंसी होती है, यार राइट। एक दो हंसी होती है जब दो दोस्त बैठे होते हैं और तीसरा कॉमन दुश्मन बैठा होता है, तो मन मन में जो हंसी आ रही होती है। तो एक मेरी वाली जो स्टाइल होती है, जो मैं थिएटर में अक्सर इसका इस्तेमाल करती हूँ, तो देखो जब आप किसी को रिझा रहे हैं, या आपकी जब आपको ऐसे रोल्स आ जाते हैं आपको करने होते हैं जिसमें आपको किसी को रिझाना है, या आप एक्चुअली रिझा नहीं रहे हैं, आप पसंद कर रहे हो उसको बहुत ज्यादा। तो वो आपसे कोई बात कहते हैं और आप हंसना चाहते हैं, तो किस तरह से हंसेंगे एक ये होती है, एक हंसी होती है टांग खींचने वाले, ऐसे ये शायद थोड़ी सी विचिश हो गई थी। बट जब जब मैं इसी तरह से हंसती हूँ, जब कुछ बहुत ही फनी सा इंसिडेंट हो जाए, किसी की लॉल हो जाती है, किसी की चॉप हो जाती है, तो इस तरह की हंसी होती है। और एक हंसी होती है, क्या कहेंगे उसको? I know that. तो ये कुछ तरह
अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, पहले से तैयारी होती तो शायद बताती, बट या दिस इज समथिंग। तो या मुझे ऐसे रोल्स ही ज्यादा ऑफर होते हैं एक्चुअली, जो फनी होते हैं, बबली होते हैं। हाँ, तो वो वाले होते हैं, तो उसमें मुझे हर तरह की हंसी का एक्सपेरिमेंट करना होता है। मगर तुम मुझे ऐसे मत देखो। अगर मैं हंसती हूँ या मेरे पास हंसियों के सैंपल हैं, तो ये जो यहाँ बैठी हुई है ये रोती बहुत अच्छा है भाई साहब, और तरह तरह से रो सकती है ये। लेकिन मैं अभी रोकर बिल्कुल नहीं दिखाने वाली मेकअप हूँ। खराब हो जाएगा। और would be। Yeah, right. और देखो, I got my eyes watered। Yes, देख सकते हैं आप, कैमरा जूम कर सकते हैं आप, तो आप एक बार देखें कैसे इनकी आईज जो है उसमें अभी सिर्फ बोलते ही पानी आ गया है इनकी आंखों में। तो तुम चाहती हो कि मैं रोकर दिखाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I don't want to spoil our mood. देखो, बैक टू लाफ्टर। ओके, सो हम हंसी की बात कर रहे थे, मुझे एक और बड़ी मजेदार सी बात याद आई। हाँ। हम लोग जब भी बैठते हैं बात करते हैं ना, तो बातचीत होती है थिएटर को लेकर जरूर, हाँ। क्योंकि दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और कॉमन इंटरेस्ट भी है। तो इतने सारे रोल हमने किए, इतने सारे अलग अलग किरदार निभाए। तुम्हारा जो रियल पर्सोना है ना, मतलब मैं तो क्या है, बहुत अडेप्टेबल हूँ। हाँ। इंडियंस में भी अडेप्ट हो जाती हूँ, वेस्टर्न्स में भी हो जाती हूँ, बट तुम हमेशा से बहुत बबली अर्बन लुक वाली लड़की रही हो। मतलब अडेप्ट हर जगह हो सकती हो, आई एम नॉट डाउटिंग दैट, आई नो दैट, लेकिन नॉर्मल लाइफ में अपना जो असल किरदार होता है, तुम वेस्टर्न पहनती हो और उसमें बहुत खूबसूरत लगती हो। लेकिन कई बार किरदार ऐसे करने पड़ते हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े, देहात से जुड़े, एकदम देसी किरदार होते हैं। तो कुछ याद है वो किरदार तुम्हारा? हाँ, टीम एक बार मेरा स्टोल लेकर आए जरा, तो फिर आपने अब छेड़ ही लिया है, और इतने समय से मैंने थिएटर नहीं किया है, तो एक बार आपको हो जाए दिखा देते हैं। तो मुझे याद है कि आप जब वो किरदार कर रही थी तो मैडम हमारा प्ले देखने के लिए आई थी, और मैंने नाटक से पहले ये कहा था कि तुम कास्ट हो गई हो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगी, लेकिन ये जो किरदार है, मतलब ये पूरा व पश्चिम है, तो यू नो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टाइप्स है, तो कैसे करोगी? तो अब आप देखिए कैसे किया था। हाँ, तो बकायदा आप ओढ़नी ओढ़कर। हाँ, इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि मैं एक यू नो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, गांव का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ऐसी बंदी का किरदार निभा रही थी। तो उसमें एक भाई है, और ये जयपुर में ही शो हुआ था, और पारिक सर का शो था, ये प्ले था महासम्मेलन नाम का, तो उसमें मुझे एक ऐसे निभाना था। ए भैया ऐसे नाराज ना हो हमसे। हाँ, नहीं नाराज नहीं होते भैया। ये तुम्हारे जीजा है, जीजा तो बात समान होते हैं कि नहीं है? ए देखो, हम तुम्हारे लाने ना लाल चटनी बनाए हुए हैं, हम मिर्ची डाल के, बहुत सारी लहसुन डाल के, ऐसा गुस्सा होके नहीं जाते भैया, है ऐसे नहीं करते भैया। हमारा भैया देखो कितना पार है, हमारे भैया है, ऐसे नहीं करते भैया, है। मान गए भैया, भाई मान गए। कुडोस टू यू। तो या बट देन मेरी बात अब इतनी कर रही हो, बट यहाँ हम दोनों बैठे हुए हैं, तो जस्ट लेट मी नो, तुम्हारा जैसे हम लोग मिले थे, मौन नहीं थी माधवी वाले के सेट पर, हाँ, उसमें तो यू नो तुम्हारी आवाज से तो मैं वैसे इतनी इम्प्रेस्ड हो गई थी। आई वॉज सो इम्प्रेस यार, बिल्कुल अगर राजकुमारियों की, ये राजकुमारी का किरदार निभा रही थी, और ये मेरी सखी थी। हाँ, और अगर दासी भी सखी। तो अगर आप राजकुमारियों का यू नो आवाज आप इमेजिन करेंगे ना कैसी होनी चाहिए, तो मैंने उसी वक्त सोचा था यार यही आवाज होनी चाहिए, यू नो इतनी खूबसूरत आवाज, इतनी मीठी मखमली आवाज जो सिर्फ राजकुमारियों की हो सकती है। दोस्त का प्यार बोल रहा है। नहीं, बट साथ में एक क्रिटिकल आर्टिस्ट भी बोल रहा है, तो दैट्स उसमें कोई डाउट नहीं है। शुक्रान। तो अगर आपके पास कोई यू नो डायलॉग याद हो और आप बोल सकें उस तरह से। मुझे एक सीन उसमें बहुत पसंद था कि जो माधवी है वो अपने प्रेमी गालव के साथ अपनी एक यात्रा तय करके बहुत लंबी चौड़ी जा रही होती हैं। उन्हें गालव को भिक्षा में दे दिया गया होता है, और माधवी को वरदान था कि वो अनुष्ठान करके चिर कौमार्य उनको प्राप्त था। तो 3 राजाओं के पास उन्हें जाना पड़ता है, और श्वेत कर्णी काले घोड़ों के लिए उन्हें 3 राजाओं के साथ रहकर पुत्र उत्पन्न करके देना पड़ता है, क्योंकि वो पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो जब गुरु जी के पास वो अपनी उस माफी लेने जा रहे होते हैं कि भाई और घोड़े बचे नहीं हैं,
तो उनके जो प्रेमी है वो रास्ते में आगे आगे चल रहा है और माधवी के दिल में पूरे रास्ते एक सोच होती है उस नाटक के हिसाब से जो स्क्रिप्ट हमें दी गई थी कि गुरुदेव के जो चरण है वो मैं पकड़ लूंगी और गुरुदेव तो पिता समान है। वो देखेंगे कि इस दुष्ट यंग जो युवा मुनि है उसने सुकुमार राजकुमारी की क्या हालत कर दी, तो पितृवत वो मेरे सिर पर हाथ रखेंगे और मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब ये अनित्य सुंदरी माधवी जब वहां पहुंचती है तो गुरुदेव सिर पर हाथ रखने की जगह इनके जो युवा प्रेमी होते हैं उनसे कह देते हैं कि बाकी की जो गुरु दक्षिणा है उसके एवज में आप मुझे माधवी दे दीजिए, मैं भी इससे एक पुत्र प्राप्त करूंगा। अब यहाँ वो जो सोच रही होती है वो कुठाराघात हो जाता है। तो रात में वो अस्तबल में घोड़े बंधे हैं, उनके बाहर बैठी है ठंड में घास के पुआल पर एंड शी इज टॉकिंग, सेल्फ टॉक है उसका मोनोलॉग एंड शी गोज लाइक, कोई है, कोई है इस निर्जन वन में जो मेरी पुकार सुनेगा? अश्व, अश्व, तुम सुनोगे ना? तुमने और राजकुमारियों ने युगों युगों से राजाओं का भार सहा है। तुमने अपनी पृष्ठ पर और मैंने अपने पूरे तन पर एक युवती के लिए बालक उत्पन्न करके युवती से मां बन जाना सुखद अनुभव होता है ना? मेरे पुत्र मुझसे पैदा होते ही छीन लिए गए। अश्व, तुम सुनोगे ना मेरा ये प्रलाप? सुनोगे ना? And then she goes on. Oh my God. So इसके बाद में वो अपनी जो पीड़ा है वो उस घोड़े से रो रो कर कहती है। I can see you crying. इतना मतलब भावना प्रधान ये नाटक भी था और इसमें तुमने तो जैसे हर किसी का बहुत अच्छा इसमें अभिनय और जो था, मगर तुम तो इसकी मुख्य अभिनेत्री थी। तुमने जिस तरह हो गया बस, मैं कहूंगी सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतने सीनियर्स के साथ हमें उस स्क्रिप्ट पर काम करने को मिला, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। एंड बेस्ट चीज है मुझे मेरी सबसे प्यारी दोस्त मिली। हाँ, क्योंकि हम लोग वहीं पर मिले थे। या ग्रेट। अब मैं थोड़ा ब्लैंक हो गई हूँ इससे। हमारे पास किताब है, हम रीडिंग करें? ओके चलो रीडिंग करते हैं। तो चलो हम पेज नंबर मैंने मार्क करके रखा है, 81 पर आते हैं। तो यहाँ पर दो सहेलियां हैं, मीठी और गार्गी। गार्गी के डायलॉग्स छोटे छोटे हैं, वो मैं पढ़ती हूँ, तुम बड़े वाले पढ़ो। अरे वाह, ये टेस्टिंग काहे के लिए भाई? क्योंकि तुम हंसो, मैं क्यों हाँ तुमने लिख दिया है, अब हंसाओ हमें। बिल्कुल। चलो, पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं अपनी दोस्त की किताब से उसके नाटक का अंश पढ़ रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी और हम बहुत जल्दी चाहेंगे कि हम ये प्ले साथ में करें। बिल्कुल। तो अभी तक का जो कथानक है उसमें ये हुआ है कि एक कपल है जो लिव इन में रहता है और मीठी उस कपल में से एक हिस्सा है, लड़की है। गार्गी उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो उसे बहुत समझाती है उसकी गलतियों पर मीठी के अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी वजह से वो शादी का डिसीजन नहीं ले पा रही है और कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस पर आ गई है रिलेशनशिप में। ओके। तो अभी मीठी जो है वो अपने ऑफिस से आई है और बहुत खुश है। तो मैं मीठी शुरू करूं? जी बिल्कुल। आज ऑफिस में मेरे प्रमोशन की बात हुई है। शायद अगले 6 महीने में मुझे ओजेटी के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़े और 6 महीने वहीं रहना पड़ेगा और उसके बाद मैं अपना पहला प्रोजेक्ट डायरेक्ट करूंगी। सोचो, मैं प्रोजेक्ट हेड बन जाऊंगी। आई एम सो हैप्पी। आई कैन सी दैट। काफी लोगों के नाम थे लिस्ट में, पर सब को छोड़कर मेरा नाम कंसिडर किया गया। देखो, हार्ड वर्क को ना रिकॉग्निशन मिलती जरूर है, चाहे थोड़ी देर से ही हो। कांग्रेचुलेशंस। इतना ठंडा रिस्पॉन्स, कोई पार्टी की डिमांड ही नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम ठीक हूँ। नहीं, तुम हमेशा से तो ऐसी नहीं थी। कैसी नहीं थी? इतनी सेल्फ सेंटर्ड। क्या बोल रही हो यार? क्या हुआ? साफ साफ कहो ना। तुम्हें वैसे भी साफ साफ सुने बिना खुद ब खुद समझ आएगा भी नहीं। सॉरी, मैं सुबह लेट हो गई थी तो सब कुछ थोड़ा हैपेजर्ड सा है। तुम प्लीज आओ, बैठो ना। मैं सुन रही हूँ। सुनी लो तो अच्छा है, वरना लाइफ में भी लेट ही हो जाओगी।
ओफो बाबा, आप कहीं के लिए मुझे बिल्कुल लेट नहीं होना है। आराम से बैठ गई, बोलो। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना अच्छा है, कई बार बचपना भी अच्छा है, लेकिन बच्चों जैसा बिहेव करते रहना हर वक्त ये अच्छा नहीं है। लगता है कि मुझे आज बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, या फिर तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालने वाली हो? दोनों। अच्छा बाबा, ठीक है, बोलो। तुम वाकई अंधी हो या जानबूझकर कुछ चीजों को अनदेखा कर देती हो? अब क्या हुआ? अपने प्रमोशन की खुशी में इतना बौरा गई कि करण के चेहरे की परेशानी तक नहीं देख पाई। यार मुझे लगा कि तुम दोनों का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा और मैं किस हक से बीच में पड़ूं। तुम लोगों का आपस का मामला है। करण का निजी मामला, तेरा मामला नहीं है। है पर हम दोनों स्पेस देते हैं एक दूसरे को। इतनी स्पेस भी मत दो कि किसी तीसरे के लिए प्लेस बन जाए। क्या नाप शनाप बोल रही हो? करण करण ऐसा नहीं है। शुक्र करो भगवान का कि करण ऐसा नहीं है। अगर कहीं वो तुम्हारी तरह ही हार्डकोर प्रैक्टिकल होता तो अब तक तुम्हें छोड़कर शादी रचा चुका होता और तुम बैठी टूटे दिल और टूटे रिश्ते का शोक मना रही होती। वो ऐसा नहीं है, इसीलिए हम साथ हैं। और इसीलिए तुम इतनी पत्थर दिल होती जा रही हो कि उसकी कश्मकश भी तुम्हें नहीं दिखती। मीठी, क्या हो गया है तुझे? क्यों तुझे दिखाई नहीं देता कि करण तुझसे कितना प्यार करता है और सिर्फ वो तेरे लिए यहाँ रहता है, अपनी मॉम और अपनी पूरी फैमिली से दूर। तुम नाराज हो अपनों से, फिर भी अपनी फैमिली को कितना मिस करती हो। और वो बेचारा, उसका तो कोई पंगा ही नहीं है किसी के साथ, फिर भी वो उनसे दूर रहता है क्योंकि तुमको उसका वहां जाना पसंद नहीं है। मैंने करण को कभी नहीं रोका। पर कभी ये भी तो नहीं जताया कि उसके वहां जाने से तुम खुश हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। क्या ये सच नहीं कि अंदर ही अंदर तुम्हें हमेशा यही डर सताता रहा कि कहीं माँ बेटे का प्यार तुम्हारे इश्क पर भारी ना पड़ जाए और करण वहां जाकर वापस ही ना लौटे? शायद इसीलिए तुमने कभी इस बारे में खुलकर बात तक करना ठीक नहीं समझा। उसकी माँ ने तुम दोनों को घर बुलाया, एक बार तुम गई भी, पर उसके बाद जब जब भी इनविटेशन आया तुमने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। क्या करण को बुरा नहीं लगता होगा? ओह, तो आज ये सब शिकायत हो रही थी। तुम फिर गलत समझ रही हो। करण ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं ही उसकी क्लास लगा रही थी। भाई, आंटी काफी बीमार चल रही हैं और वो है कि बस इस डर से मिलने तक नहीं जा रहा कि वो शादी की बात कहेंगी और तुम मानोगी नहीं। यार, ट्रस्ट इश्यूज तुमको हैं, सजा उस बेचारी को क्यों दे रही हो? अब भी भरोसा नहीं है? छोड़ दो, आजाद कर दो उसे। कुछ दिन रोएगा, संभल जाएगा। उसने अपना करियर, अपनी फैमिली, अपने सपने, अपनी खुशियां सब सेकेंडरी कर डाला। बस तुम प्रायोरिटी हो उसकी, तुम। उसे तो बड़े बड़े मोटे आंसू टपकाकर रोक लिया था और अब खुद किस खुशी से तुम न्यूयॉर्क जाओगी? देखो, जब करण के जाने की बात हुई थी तब हमारा रिश्ता बहुत नया नया था। एक अजीब सा डर था जो अब नहीं है। अब हम अपने रिश्ते में सिक्योर हैं और मैं भी तो वहां जाकर बहक सकती हूँ ना। लेकिन देखना, करण बिना किसी डर के मुझे वहां भेजने के लिए राजी हो जाएगा। वो तो 3 साल पहले भी तुम्हें 1.5 महीने के लिए ऋषिकेश भेजने को मान गया था, याद है? मेडिटेशन के लिए। भरोसा था इसलिए। तुम तो उसे कहीं नहीं भेजती अकेले। पता नहीं। मुझे पता है ना, तुम नहीं भेजती क्योंकि तुम उस पर एकाधिकार चाहती हो। बस तुम रहो उसकी लाइफ में, वो बस तुम्हारे बारे में सोचे, बात करे। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी खुशी चाहता है। लेकिन तुम भूल जाती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने के अलावा वो किसी का बेटा, किसी का भाई भी है। कुछ और रिश्ते भी हैं उसकी जिंदगी में जिनसे वो दूर भाग सकता है, पर मन से हमेशा जुड़ा रहेगा। मैं भी तो अपनों से कटी हुई हूं ना गार्गी। मैडम, आप सबसे पहले सेल्फ विक्टिमाइजेशन बंद कीजिए। तुम्हारी लाइफ में काफी परेशानियां रही, मैं मानती हूँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम हमेशा इमोशनल बैगेज कैरी करती रहो। और अगर मूव ऑन नहीं कर सकती तो ना सही, कम से कम दूसरों की लाइफ को अजाब बनाना तो बंद करो यार। बहुत हो गया तुम्हारा मैं बेचारी मीठी ड्रामा। कभी तो पेज बदलो, सीन बदलो। कब से वहीं की वहीं अटकी हुई हो। तुम्हारी फैमिली अपने किए पर शर्मिंदा है, तुम्हें अपनाना भी चाहती है। तुमने क्या किया भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने फोन पर खुद कहा कि मैं इतनी दूर आकर क्या करूंगी। कोई ऐसे इनवाइट करता है क्या? उनकी कही तो हर बार याद है, वाह वाह वाह। पर कभी खुद का कहा याद रखा है तुमने?
मैंने किसको ऐसा क्या कह दिया जो इतना बुरा लग गया होगा या कहने लायक नहीं था? याददाश्त से जुड़ी भी कोई बीमारी है क्या आपको मोहतरमा? कोई बात नहीं, मुझे सब याद है। चलो एक फ्लैशबैक लेते हैं। करण का प्रमोशन होने पर उसे रो रो कर अमेरिका जाने से रोका किसने? तुमने। उसकी मॉम ने कहा कि शादी करके घर बसा लो, फिर चाहे अलग रहो वो सह लेंगी, और आपने घर आकर इतना रोना चीखना मचाया कि बेचारे करण की हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा तुमको अपने घर चलने का कहने की। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जन्मदिन पर कुछ कपड़े भेजे थे जो तुमने बिना खोले उसी दिन वापस कोरियर कर दीजिए थे। तुम्हारे पिताजी, ओ सॉरी, पापा या डैड, राइट? ये शुद्ध पुरानी वाली भाषा तो जब हम दोनों साथ और मिलकर अकेले होते हैं तभी मुंह से निकलती है ना, वरना तुम तो बहुत मॉडर्न हो गई हो, इतनी ज्यादा कि तुम्हारे पापा ने तुमको फोन कर ऐसे रहने के लिए डांटा और कहा कि शादी कर लो, तो तुमने उन्हें कहा कि बालिग हो और वो दखलंदाजी ना करें और तुम पर चीखने चिल्लाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, वरना तुम पुलिस केस कर दो कि वायलेंस और हैरेसमेंट का। ओ मीठी, तुम्हारी गलतियों की लंबी फहरिस्त है। मुझे तो तुमने जब चाहे जो सुनाया है, फिर भी हम सब तुम्हारी लाइफ में बने रहते हैं और रहेंगे बिकॉज वी लव यू। पर तुमको भी समझना होगा कि तुम रिश्तों में हर वक्त माय वे की रट नहीं लगाती रह सकती। बाकी सबकी भी अपनी कोई मर्जी हो सकती है, उनको उतना ही हक है अपनी इच्छा से कोई फैसला लेने का जितना तुमको है। बिल्कुल। वाओ, वंडरफुल यार, बिल्कुल इतनी प्रैक्टिकल नाटक लिखा है तुमने, बिल्कुल जो आजकल होता है रिलेशनशिप में हो रहा है। ये तुम कहाँ से ये लेकर आई? मतलब आसपास से देखा या हाँ, कुछ चीजें ऐसी थी जो ऑब्जर्वेशन के जरिए मुझ तक आई। कुछ चीजें ऐसी थी कि कुछ लोगों ने अपनी कहानियां, अपने दोस्तों की कहानियां शेयर की, तो ऑफ कोर्स मैंने लोगों के नाम बदले, पूरी कहानी किसी की भी नहीं ली ताकि कल को किसी को ये ना लगे कि भाई आपने मेरी लाइफ देखी और कहानी में उतार दी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को अगर ऑब्जेक्शन हो तो मैं ये बता दूं कि राइटर की हर लिखी हुई चीज ख्याली पुलाव नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हम आसपास से उठाते हैं। तो जो हमारा लिखा हुआ होता है उसमें हकीकत जो होती है वो फसाना होती है, और फसाना जो होता है वही हकीकत होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट यार, राइट। तो और अदिति बताओ यार, मतलब तुम्हारी हॉबीज इसके अलावा, मतलब हम तो ऐसी फील्ड से आते हैं जो एक्चुअली हॉबीज और पैशनेट लोगों के लिए ही होती है, जो उनका पैशन होता है, बट एनीथिंग अदर देन इनके अलावा तुम्हारा कुछ हॉबी है? लिखने पढ़ने के अलावा, जो बहुत सारे लोगों को लग सकता है बहुत बोरिंग शौक है, तो मुझे कंटेंट को कंज्यूम करना बहुत पसंद है। मतलब हम इसे कंटेंट कंज्यूम करना कहते हैं, आप लोग इसे बिंज वॉचिंग कहते हैं। तो मेरे साथ ऐसा होगा कि मतलब कोई सीरीज आएगा और लोग बहुत तारीफ करेंगे और मुझे नहीं समझ आएगा, फिर एक दिन अचानक रात में 11 बजे मैं उसका ट्रेलर या फर्स्ट एपिसोड देखूंगी और फिर पूरा का पूरा वो सुबह तक खत्म हो चुका होगा, और फिर वो सुबह एक ब्लैक कॉफी बनेगी क्योंकि आंखें चढ़ चुकी होंगी, सो चुकी होंगी, बट दैट्स हाउ आई वॉच माय स्टफ। या राइट, आई थिंक अभी इस ओटीटी के जमाने में और सभी लोग यही कर रहे हैं, ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि you have all the episodes available, तो फिर एक अगर आपको पसंद आ जाए तो you just can't stop, और उसकी वजह से यार टाइम मैनेजमेंट और हेल्थ इश्यूज ओहो इतने ज्यादा होने लग गए हैं, तो yeah, that is right, absolutely. मुझे एक और चीज याद आई, हम लोग आई थिंक दूसरी या तीसरी बार मिले थे और तुमने मुझसे हम लोग कॉफी पी रहे थे और कॉफी अच्छी नहीं आई थी और मेरा मूड खराब हो गया था, मतलब मैं कहीं से बहुत थकी हुई आई थी एंड शी सेड चलो रास्ते में मिलते हैं, एंड थकी हुई ये भी थी, मतलब क्योंकि ऑफिस के बाद मिल रहे थे, मुझे याद नहीं, एंड शी मेड सम कार्टून का वॉइस एंड शी मेड मी लाफ लाइक हेल, मतलब आई क्रैक्ड। तो बहुत सारी आवाजें निकालती हूँ। ओके, तो एक सैंपल, एक नमूना पेश हो जाए? हाँ ठीक है, ऐसे बहुत सारी तो नहीं बट कुछ मैं निकाल लेती हूँ, जैसे देखना तुम बताना कुछ पुराने अगर तुम्हें याद आए तो। This is one. Remember? तो ये डकटेल्स एक आता था उसमें अंकल स्क्रूज, तो अभी क्या है थोड़ा गला उतना अच्छा नहीं है बट हाँ ऐसे निकालती थी, और डोरेमोन। जियान ने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत सताया, सबके सामने मेरी बहुत इंसल्ट की, मैं बिल्कुल उसके पास नहीं जाना चाहता हूँ। डोरेमोन मुझे जल्दी से कोई गैजेट दो कि मैं जियान को सबक सिखा सकूं। नोबिता। Yeah, so something like,
वाकई ये तो अद्भुत है। अरे अभी तो आप देखते जाइए, अभी तो सिर्फ शुरू ही हुआ है मोहतरमा, आगे आगे देखिए होता है क्या। माशाल्लाह से आग लगा रही हैं आप। I think this is enough. ये है but बस ठीक है। सोच रही थी शायद कुछ याद आ जाए, अभी आया नहीं मुझे याद। you know मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। I know. So जब हम नाटक कर रहे होते हैं ना, तो एक तो होता है कि आपके पास स्क्रिप्ट चाहिए, आपने रीडिंग करी, और सॉरी आई वाज अबाउट टू ड्रॉप माय फोन। इधर रख देते हैं ना। या प्लीज। सो कई बार क्या होता है कि हम लोग रिहर्सल शुरू कर देते हैं, ओके या, और उसके बाद एक तो कहानी चल रही होती है जो स्क्रिप्ट में होती है, जो हमें याद करनी होती है और परफॉर्म करनी होती है। उसके अलावा कुछ सीन ऑफलाइन, ऑफ स्टेज, रिहर्सल के दौरान होते हैं। तो कोई कमाल का चटकता, नहीं क्या बोलते, तड़कता भड़कता हुआ किस्सा हुआ है तुम्हारे साथ रिहर्सल्स में? रिहर्सल्स में तो पूछो ही मत क्या क्या नहीं होता है, तो कुछ शेयर करो ना। बट रिहर्सल्स के मैं एक्चुअली लाइव सुनाना चाहूंगी एक बार की, यू नो जब स्टेज के समय जो हमारा प्ले चल रहा होता है तो क्या होता है, यू नो। तो यू नो एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग कैलकाटा में, कोलकाता में हम लोग शो कर रहे थे। वहाँ पे फेस्ट चल रहा था, ड्रामा फेस्टिवल चल रहा था, उसमें हम लोग थे। तो यू नो उसमें एक सीन था जिसमें कोई मुझे क्यू देने वाला था ढोल बजाकर। क्यू का मतलब होता है कि जैसे आपको डायलॉग बोलना है, उससे पहले दूसरा आर्टिस्ट आपको संकेत लास्ट क्या बोलेगा, यस एक संकेत देगा, है ना। तो उसका ढोल या नगाड़ा था, वो संकेत था। तो मुझे आपका डायलॉग, मेरा डायलॉग आना था। अब वहां क्या हुआ कि ढोल तो बजा ही नहीं, भूल गए कि ढोल बजाना था। अब क्या किया जाए, अब मेरा डायलॉग था, इंतजार हो रहा है स्टेज पे तो इंतजार हो रहा है, तो कुछ सेकंड्स तो इंतजार किया, फिर मैं समझ गई भाई भूल गया है। तो मैंने अपने आप ही ना वहां से बोला, सुनो सुनो आवाज आ रही है, वो देखो ढोल की आवाज, हाँ वो हमें बुला रहे हैं। और उसके बाद ना वहां पे ढोल की आवाज बननी शुरू हो गई। ये इस तरह का था, बट आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी ऐसे बहुत कुछ हुआ होगा। मेरे साथ ना एक बार राजस्थानी नाटक में हुआ। वैसे तो मायड़ भाषा सब लोग बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी तो मैं फर्राटेदार बोल लेती हूँ, राजस्थानी भी बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, लेकिन थोड़ा बाकी लोग बहुत धाकड़ भाषा बोलने वाले थे, मतलब मारवाड़ डायलेक्ट्स भी जानते थे। अपन सिर्फ जयपुरी में कंफर्टेबल, यू नो। तो मैंने बोला कि देखो जो लिखा हुआ है वो मैं बोल लूंगी, बट ये लोग डायलेक्ट्स में शुरू हो गए ना, तो थोड़ा मेरा हाथ तंग है वहां पे। अब क्या हुआ कि मेरा सीन था कि मेरे जो हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहे हैं, मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ और थाली लेकर चली जाती हूँ। 2 लोगों की एंट्री होनी थी और वो दोनों लोग पीछे बैक स्टेज रिफ्रेशमेंट खाने में बिजी। बोलो ना, समोसे खाने में बिजी हो गए। गपागप चटनी लगा के समोसे खाए जा रहे, उंगलियां चाट के। मतलब इधर स्टेज की राइट विंग से मेरी एंट्री थी, एग्जिट थी, लेफ्ट से उनकी थी। अब वो लोग आई नहीं रहे। हमारे एडी साहब यानी असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, वो कमाल के, उन्होंने आप देखा ना था, मुझ बेचारी गाय को धक्का मार दिया स्टेज पे, और मेरे हाथ में वो खाली थाली मतलब जो मैं लेकर गई हूँ, जिसमें खाना खत्म हो चुका था, और मैं यूं देख रही हूँ आप खाना खाएंगे? लाइक 2 सेकंड तक देख के इसको पागल हो गई है, तो खाना खिला कर गई और खाली थाली लेकर फिर से आ गई है। क्या खाना खाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, और मैं बोल रही हूँ थे जीम लो, ते खानो जीम लो, and then I started sweating, ते खानो जीम लो सा, like चल अंदर लगाई की जा, that was his cue, मतलब and वो लगाई की जात जो था, वो तकिया कलाम किसी और चीज में हमें यूज करना था। ओह गॉड, और उन्होंने वहां कर दिया, और वो फिर इतना पब्लिक का लाफ्टर आया कि थोड़ी बोरा गई है इसकी। बट दैट्स हाउ यू गेट टू नो, यू नो, कि आप हाथ पे फूलने लग जाते हैं, क्या करोगे यार, ये क्या करोगे, प्रॉप भी नहीं है आपके पास। एक और मेरे साथ भी ऐसा किस्सा हुआ था कि एक नई यू नो आर्टिस्ट थी, तो वो नया पहला प्ले ही कर रही थी। ये दिल्ली की बात है, दिल्ली में जब मैं करती थी थिएटर, तो वहां पे उन्होंने करना स्टार्ट किया, और फिर वो अपना डायलॉग बिल्कुल भूल तो गई नहीं, साथ में मैडम हंसने भी लगी, यू नो, और अच्छा खासा सीरियस सीन चल रहा है, वो हंसने भी लगी, है ना। और हंसी तो हंसी, एक रूल होता है कि यू नो अपना मैदान छोड़ के कभी नहीं जाना है। मैडम चली भी गई हंसते हंसते।
सीरियस क्या करे, कुछ समझ नहीं आया मुझे बिल्कुल। मतलब मैं भी, उसका हस्बैंड भी जो बना था वो भी देख रहा है क्या करूँ, अब क्या हो गया, खत्म, प्ले खत्म हो गया हमारा। बट देन हम तो वहां पे वो है ना योद्धा हैं, तो वो मेरी सिस्टर का रोल प्ले कर रही थी और जो लड़का खड़ा था वो उनका हस्बैंड मेरे जीजाजी थे। तो मैंने, अरे जीजा दीदी को फिर से हंसी का दौरा पड़ गया और ऐसा कहकर ना उनको चीजों को संभाला। बट मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज का इतना अच्छा आउटकम नहीं होता कि लोग हंसने लगे, बट ये है कि चीज को संभालना होता है। तो उस वक्त मुझे यही समझ आया, ये बोलूं शायद ऑडियंस को भी समझ आ गया कि संभाल रही है या जो भी है। बट देन यस, उसके बाद नेक्स्ट सीन पर हम लोग आ पाए। तो दिस इज हाउ जनरली जब आप लाइव कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजिकल आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आर्टिस्ट इंसान है, मानवीय भूल जिसे हम कहते हैं, भूल सकता है अपना डायलॉग। इसलिए रिहर्सल पर हम बहुत जोर देते हैं कि आप अच्छे से रिहर्स कीजिए। और आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर हार्ड वर्क दे आर डूइंग एंड व्हाटएवर कमिटमेंट दे हैव टुवर्ड्स द फील्ड एंड द आर्ट फॉर्म, आई वुड से मुझे एक चीज जो पर्सनली बहुत खलती है, मतलब जब मैं रेडियो कर रही थी तब भी, और अब जब मैं थिएटर देखती हूँ या करती हूँ वो भी, तो जो ये जे जबर है ना लोगों का, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है, डिक्शन है, बहुत हिला हुआ है। यही बोलते हैं ना ये लोग अपनी भाषा में, हिला हुआ है बहुत ज्यादा। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरी तो अंग्रेजी बहुत आला दर्जे की है, तो इंश्योर व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने मन में इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त रहिए। आपका आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपकी भाषा पर आपकी पकड़ हो। और अगर उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आप बोल रहे हैं तो प्लीज भाषा का सम्मान कीजिए। बिल्कुल। आई मीन आई पर्सनली फील दिस, कान में और सर पे, मतलब दिल पे ना खंजर की तरह लगता है गलत प्रोनाउंसिएशन। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली। सो बहुत सीरियस बातें नहीं हो गई? हाँ, थोड़ी सी सीरियस हो गई, बट ठीक है, ये भी जरूरी होती है बहुत ज्यादा। और कैसे, मतलब सी नथिंग कम्स इजी। Absolutely. एक तो दो चीजें हैं, एक तो देयर इज नथिंग दैट्स इजी, लाइफ इज नॉट अ केक वॉक। और दूसरी Absolutely. चीज ये है दैट देयर इज नो फ्री लंच। Of course. So You have to earn it. यू हैव टू अर्न इट, सो ये चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अदिति, आगे कुछ और बताएं अपने किस्से, जैसे टेलीविजन के बारे में थोड़ा बताएं, रेडियो के बारे में बताएं आपका एक्सपीरियंस। रेडियो और टेलीविजन, मैं जब टीवी करती थी ना तो लोग बोलते थे टीवी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि ना आपको ड्रेसअप होना पड़ता है, आपको तैयार होकर बैठना होता है और सामने, क्योंकि मैं लाइव्स करती थी, करेक्ट। तो कुछ लर्न करके आपके पास देखने के लिए, चीट करने के लिए नहीं होता। फिर जब मैं रेडियो करने लगी तो लोग कहते अरे रेडियो बहुत डिफिकल्ट होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है। तो एंड आई यूज्ड टू ऑब्जर्व पीपल कि भाई एक कमरे में बैठ के आपको पब्लिक को अपने आप से रिलेट करवाना है। ठीक है जी। फिर आई स्टार्टेड स्टेज, तो मुझे सब कहने लगे स्टेज सबसे डिफिकल्ट होता है। बट आई पर्सनली फील आप जिस मीडियम को साध लेते हैं, जिससे आपको प्यार हो जाता है, वो मीडियम आपका एज एन आर्टिस्ट एक्सप्रेस करने का तरीका बन जाता है। तो अगर मैं एक किरदार से खुद मुतमईन नहीं हूँ, जुड़ाव महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं हाथ जोड़कर, चरण स्पर्श करके निर्देशक से कहती हूँ कि भाई या तो मुझे कन्विंस करा लो कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों है, मुझे समझाओ। अगर मुझे इसकी मनोदशा नहीं समझ में आ रही तो मैं क्षमा चाहूंगी, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं वो नाटक नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं जस्टिफाइड ही नहीं हूँ उसके रीजन से, तो मैं वो पोर्ट्रे नहीं कर पाऊंगी। एज एन आर्टिस्ट आप इसे मेरा फेलियर कह सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई आप आर्टिस्ट है, आपको तो सब करना चाहिए, लेकिन दिल जहाँ नहीं मानता वहां दिमाग कुछ नहीं कर पाता, और आर्टिस्ट दिल से ज्यादा सोचता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली ये जो हम कह रहे हैं ना, जो अदिति ने कहा कि मीडियम हम साध लेते हैं जिस भी माध्यम को, बेसिकली वो साधना पड़ता है, ऐसे अपने आप नहीं आ जाती हैं चीजें। तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। जो भी काम आप कर रहे हैं, सिर्फ हमारा काम ही नहीं, इनफैक्ट आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को, आप ये तपस्या होती है काम। अगर आप टीचर हैं, आप वही टेक्स्ट बुक का वही लेसन भले ही आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप नोट करेंगे कि आप जब भी नए सेशन में नए बच्चों के साथ वो चैप्टर शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ नई बातें जुड़ती हैं, एक नया तरीका, कोई नया एग्जाम्पल आ जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं तो कोई ना कोई नया तरीका आ जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। अगर आप एक्टिंग में हैं तो हर बार नया किरदार होता है। अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं, आप कंप्यूटर्स में कर रहे हैं काम अपना, तो भी कोई ना कोई नया एडवांसमेंट होता है। Absolutely. लेकिन आपको वो चीज सीखनी पड़ती है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। सेम थिंग गोज फॉर द आर्ट फॉर्म्स। डांसर है तो रियाज जरूरी है, एक्टर है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
एब्सोल्युटली। तो हर चीज को, हर हर जो भी कला है, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको आपको थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। आप ये सोचे एक दिन में आउटपुट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। या या टीम, एवरीथिंग फाइन? Trying to reconnect. ऐसा करो, नेट नेट Finish. फिनिश मत दबाओ। सॉरी, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन हम फिर से आ गए हैं। तो मेरी जो दोस्त है ये बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा गाती भी है, तो मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गा दो प्लीज। थोड़ा सा, एक तू सा। अरे यार, तुम खूब काम कराओगी अब। ओके। कौन सा गाना गाऊं? कोई भी जो तुम्हें पसंद हो, अच्छा सा लगता हो और दिल के करीब हो। हाँ ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा गाना गाओ ना, मैं बताती हूँ। कोई रोमांटिक सा गाना गाओ। हाँ। सारे हिंदी गाने रोमांटिक होते हैं। True that. Okay. प्यार की बात हो, मोहब्बत की बात हो, ऐसा गाना गाओ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चराग से, ये शाम जब भी आएगी मैं जब खड़ी। सॉरी। Thank you for bearing. You were mellifluous, you were beautiful, you were gorgeous, you were stunning, you were not ये दोस्त होते हैं, ये दोस्त होते हैं। but you know you sing good. नहीं, अच्छा, इस पे हम बाद में बात कर लेंगे, फिर कभी चर्चा। ऑलराइट, तो एक बात बताओ अदिति, इतने सारे लोगों के साथ प्लेस किए हैं, काम किया है, एक्टिंग किया है, कौन फेवरेट्स मत पूछना, सब फेवरेट है। नहीं, डायरेक्टर तो फेवरेट चलो नहीं पूछती मैं, हाँ। बट जस्ट लेट मी नो कि किस तरह का स्टाइल जिन डायरेक्टर्स का रहा है, वो आपको लगा कंफर्टेबल रहा हो सबसे ज्यादा, जिससे आपने टेक अवेज बहुत हुए, सीखा बहुत आपने। मैंने बहुत सारे लोगों के काम को देखकर बहुत कुछ सीखा है, काम करके भी बहुत कुछ सीखा है। कुछ डायरेक्टर्स का सेट वर्क, सेट डिजाइनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों के सेट पर आर्टिस्ट और टीम का ट्रीटमेंट, मैं प्रीमियम ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही, मतलब द वे यू ट्रीट अ पर्सन एंड मेक देम फील, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ लोगों का प्रोफेशनलिज्म के अगर 7 बजे नाटक शुरू होना है, कम व्हाट में, चीफ गेस्ट आया है नहीं आया है, वो 7 बजे शुरू होगा। तो ये चीज़ है, डिसिप्लिन जो है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आई वुड से कि मैं हर एक से कुछ उठाकर सीखने की कोशिश करती हूँ। आई वुड नॉट से कि सब कुछ मैंने इन्वाइट कर लिया होता तो मैं भी बहुत परफेक्ट हो जाती, लेकिन आई एम स्टिल लर्निंग एंड इट्स गोइंग ऑन। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सब फेवरेट हो। नो कंट्रोवर्सीज, नो कंट्रोवर्सीज। ओके ओके। ऐसा कोई प्ले तो होगा ना जो तुम्हें बहुत दिल के करीब लगता होगा? अगर मैं अपने किरदारों की बात करूं जो मैंने निभाए हैं, तो ऑफ कोर्स मौन नहीं थी माधवी मेरे दिल के बहुत करीब है। स्वर्गीय मदन शर्मा जी सर का निर्देशित नाटक था। श्री राजेंद्र पायल सर का निर्देशित नाटक है एक, ये पुरुष, वो मुझे बहुत पसंद था। उनके साथ मैंने काफ़ी अच्छे नाटक किए हैं। और एक चांदनी रात में भी मुझे बहुत बहुत पसंद था। राम सहाय पारिक सर की बात करूं तो उनके साथ मैंने फुल फ्लैश मेन रोल वाले नाटक भी किए हैं, कुछ छोटे किरदार भी किए हैं। बट मुझे पर्सनली हाई हैंडसम करके बड़ा मजा आया था। मतलब आई मीन मैंने वो नाटक बोला कि एक बार मुझे बस बॉम्बे पहुंच जाने दो
और शायद ज़बान पर सरस्वती पहुंची थी और मैं अगले हफ्ते बॉम्बे थी तो मैं बोलूँगी वो नाटक भी मुझे बेहद पसंद है। दूसरों के नाटक जो मैंने देखे उनकी अगर मैं बात करूं तो मुझे अभी रिसेंटली नट सम्राट नाटक का फिर से शो होने वाला है, वो नाटक पसंद है। अभी पिछले दिनों ही बहुत सारे नाटक शहर में हुए हैं। 12 एंग्री मैन वाज अ वेरी गुड प्ले। उसके अलावा मैंने एनएसडी का एक प्ले देखा था, भूत की प्रेम लीला। सो वो नाटक का लोगों ने बड़ा मिक्स रिस्पॉन्स था, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा था बिकॉज ऑफ द सेट्स ऑफ कोर्स। और वो जिस तरीके से ड्रीम सीक्वेंस में स्नो की तरह उन्होंने बहुत सारा धुआं उड़ाया है, रोमांटिक म्यूजिक चल रहा है, सो आई लव दैट। तुम ये बताओ कि जैसे तुम ये जितने भी प्लेज होते हैं या कोई भी असाइनमेंट करने से पहले तैयारी किस तरह से करती हो, या जो यंगस्टर्स हैं ऐसे क्या उनको बता सकती हो कि कैसे वो तैयारी करें? देखो, मैंने कहीं से भी एक्टिंग प्रोफेशनली नहीं सीखी है, तो मैं गुरु नहीं हूँ, नाट्य गुरु। लेकिन हाँ, मैं क्या करती हूँ मैं आपसे वो शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास एक स्क्रिप्ट आती है, मैं अपना किरदार पढ़ती हूँ घर जाने के बाद में। आई हैव माई लार्ज मग ऑफ कॉफ़ी, उसके साथ में मैं रात में बैठती हूँ, मतलब जब मुझे लगता है अब सब घर वाले कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई हैव माई स्क्रिप्ट एंड आई हैव माई हाईलाइटर एंड माई पेंसिल विद मी। सो मैं एक एक डायलॉग को मन में, अपने पूरी स्क्रिप्ट को एक बार तो कहानी पढ़ती हूँ, फिर अपने एक एक डायलॉग को पढ़ती हूँ और उससे ऊपर वाला क्या बोला है, नीचे आगे मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी अपने सीन्स वो पढ़ती हूँ। एंड देन आई ट्राई एंड फॉर्म अ आइडिया एंड फिगर ऑफ दैट कैरेक्टर कि ये किस मूड से आया है या आई है और क्यों ऐसा बोल रही है। एंड देन नेक्स्ट डे जब रीडिंग होती है आई डू इट। तो 95% ऑफ द टाइम सरस्वती माता की कृपा और आशीर्वाद कहूँगी कि वो डायरेक्टर्स को ऑब्जेक्शन नहीं होता है, जहाँ उन्हें लगता है तो वो ऑफ कोर्स गाइड करते ही हैं। तो मेरी तैयारी ऐसे होती है कि आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड अपना कैरेक्टर और मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो भी कैरेक्टर है ABCD मैं वो बन जाऊँ कुछ दिन के लिए। फैंटास्टिक। तो मेरा चलना बोलना पूरे दिन वैसा हो जाता है। हाँ, करेक्ट। अच्छा, अब क्योंकि हम बिल्कुल हमारा समापन की तरफ है, मैं चाहूंगी कि इसका समापन तुम ही करो। कैसे करूँ बताओ? तुम अपने हिसाब से करो। ओके, गिव मी माय फोन, मैं आपके लिए अपनी एक कविता पढ़ती हूँ। ग्रेट। तो आप रोमांटिक कविता सुनना चाहेंगे कि आप सैड कविता सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सैड अभी नहीं सुनना चाहेंगे, रोमांटिक। वो देखिए रोमांटिक, हमारी टीम वहां से कह रही है रोमांटिक। तो चलिए मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है काश मैं एक फूल हो जाती। फूल इज फ्लावर, पुष्प। काश मैं एक फूल हो जाती किसी हरे भरे बगीचे में, करीने से सवरे पौधे की डॉल। फंबल हो गया, दोबारा पढ़ती हूँ, फीलिंग नहीं आ रहा। लाइफ में रीटेक का चांस नहीं होता है। काश मैं एक फूल हो जाती किसी हरे भरे बगीचे में, करीने से सवरे पौधे की डाल पर हवा के झोंकों के साथ झूमती गुनगुनाती। काश मैं एक फूल हो जाती, अपने रंग और अपनी खुशबू पर इखलाती, किसी तितली से खूब बतियाती, ओस की बूंदों में नहाती और खुले आसमान तले आंखें मूंद कर सो जाती। किसी रुमानी सुहानी शाम को यूं ही टहलते हुए अचानक शायद तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ती, तब तुम मुझ तक चलकर आते, मैं नहीं आती। काश मैं एक फूल हो जाती, तुम एक झटके में तोड़ लेते मुझे। जीवन के उन अंतिम कुछ पलों में तुम्हारी दृष्टि सिर्फ मुझ पर होती। इसी बहाने ही सही मैं तुम्हारी हथेलियां तो छू पाती। काश मैं एक फूल हो जाती, जानती हूं कि कुछ ही क्षणों में ऊब कर बेदर्दी से तुम मेरी हर पंखुड़ी बिखेर देते। मैं समूची तुम्हारे कदमों तले रौंदी जाती और कुछ ही देर में भुला भी दी जाती, पर मेरी पंखुड़ियों का गाढ़ा रंग नहीं छूटता तुम्हारी अंगुलियों पर से। मेरी महक बस जाती तुम में और उस एक पल में, हाँ उस एक पल में मैं तुम पर एकाधिकार पाती। अपना अस्तित्व खोकर मैं तुम्हारी तुम में खोकर हो जाती। काश मैं एक फूल हो जाती। ओहो, ये कविता बिल्कुल स्त्रियों की जो मानसिक, जो इमोशनल उनका साइड होता है उसको दिखाती है कि ये एक्चुअली जब आप प्यार में होते हैं तो आई थिंक हम लूज योरसेल्फ कंप्लीटली, यू नो, नाइस को तो आपको अपना अस्तित्व और आपको कुछ ना याद नहीं रहता है कि आपका अस्तित्व है और आपकी आइडेंटिटी है एंड ऑल दैट। वो जब बार बार रौंदे जाते हैं, बट ये शुरुआत हम स्त्रियों की, हम लड़कियों की यही होती है। Absolutely beautifully written. Thank you so much. Wow, wonderful.
तो भाई दोस्तों, आपने देखा कि अदिति के साथ आज बड़ा ही प्यारा सा मजेदार सा सेशन हुआ है और बस अब हम लोगों का कंक्लूजन करीब ही है इस शो का, इस एपिसोड का। सो ये एक छोटा सा टोकन है हमारी तरफ से आपके लिए अदिति। Oh wow, I can see something beautiful here. Yeah. ये मेरा पिक्चर है और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त का पिक्चर है और ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और ये हमारी दोस्ती है। और यहाँ पार्टी हो चुकी है। Beautiful. Beautiful. Thank you so much for coming and gracing this show. Absolutely my pleasure and my honor. Yeah, so thank you everyone. Thank फिर you हम so लोग much. नेक्स्ट शनिवार को हाजिर होंगे एक नई शख्सियत, नई परफॉर्मेंस के साथ। See you till then.